हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो जनरली हम एनडीटी रिलेटेड वीडियो ये चैनल पे बनाते हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इन सर्विस में जब आप काम करते हैं वो टाइम पे ये डैमेज मैकेनिज्म क्या होता है ये बताने वाला हूँ। राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन सर्विस में काम करते हैं तो इन सर्विस में जो भी लोग एज अ इंजीनियर काम करते हैं या फिर एज अ इंस्पेक्टर काम करते हैं, उसको एपीआई जो कोड है वो फॉलो करते हैं, एपीआई स्टैंडर्ड वो लोग फॉलो करते हैं। तो एपीआई में आप देखोगे तो आपने नाम सुना होगा, एपीआई 570 है या एपीआई 653 है, एपीआई 510 है। राइट, तो ऐसे अलग अलग उनके स्टैंडर्ड है। तो ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइट, मतलब अलग अलग इंस्पेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी एपीआई के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है। जनरली ये तीनों में लोग सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो 570 जो है ये पाइपलाइन इंस्पेक्शन के रिलेटेड है। 653 टैंक इंस्पेक्शन का है। 650 एंड 653 ये दोनों है। और 510 जो है प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन के लिए है। राइट, इसके अलावा आप एक देखोगे तो 571 करके है। राइट, ये डैमेज मैकेनिज्म इसमें सब दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास टाइम है तो ये पढ़ सकते हैं। वैसे इसके बारे में ये वीडियो में मैं आगे थोड़ा डिस्कशन करूंगा। राइट, बट आप इन सर्विस में काम करते हैं तो आपको आपने नाम सुना होगा डैमेज मैकेनिज्म ऐसा करके। राइट, सो कोई भी इन आपका एसेट है, मतलब इन सर्विस में पेट्रोकेमिकल प्लांट है या फिर कोई आपका केमिकल प्लांट है, रिफाइनरी है, उसमें कोई भी एसेट है आपका, उसको एसेट बोला जाता है। राइट, पूरा प्लांट है आपका, सो उसमें कोई डैमेज ना हो। राइट, या फिर कोई कोरोजन की वजह से, क्रैकिंग की वजह से या कुछ भी दूसरा रीजन की वजह से उसमें कोई डैमेज ना हो, वो बराबर काम करता रहे। राइट, वो आपको ध्यान में रखना होता है। एज ए एसेट इंटीग्रिटी इंजीनियर आप काम करते हैं तो उस केस में ये आपको ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पे कई सारे डैमेज मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कोई आपका पाइप है, एक सिंपल एग्जांपल, तो वो पाइप में कई सारी चीजें होती है कि जिसकी वजह से ये पाइप डैमेज हो सकता है, जिसमें एक क्रैकिंग है या कोरोजन है या थर्मल शॉक है या फिर उसमें जो लिक्विड जा रहा है उसकी वजह से कई सारी चीजें हो सकती है। राइट, सो आप 570 देखोगे, एपीआई 570, उस 571 एक्चुअली। राइट, सो 571 देखोगे तो उसमें आपको ऐसे 67 डैमेज मैकेनिज्म दिए हुए हैं। नंबर ऑफ डैमेज मैकेनिज्म जो 571 में मिलेंगे, 67 डैमेज मैकेनिज्म है। बहुत ही अ, अलग टाइप के, जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वैसे वैसे अलग अलग डैमेज मैकेनिज्म दिए हुए हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये सब डैमेज मैकेनिज्म के नाम भी आपको बताऊंगा। राइट, जैसे सिंपल आपने कोरोजन जो है, ये सिंपल डैमेज मैकेनिज्म है। कोई भी पाइप में आप देखोगे, राइट, सो कोरोजन के भी काफी सारे टाइप होते हैं। राइट, ये सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। राइट, सो आज के इस वीडियो में ये अलग अलग डैमेज मैकेनिज्म है, उसमें से कुछ जो कॉमन है। राइट, जो 6-7 डैमेज मैकेनिज्म कॉमन है, वो कॉमन मैकेनिज्म की मैं बात करूंगा। राइट, उसके फिगर भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया है कि ये किस तरह से आपका पाइप है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। राइट, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एनडीटी भी काम करते हैं। अगर आप इन सर्विस में एनडीटी में काम करते हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है। राइट, सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के भी काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो इसका भी आप एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी मैंने बहुत सारे वीडियो रिसेंटली बनाए हैं, तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो देखिए, डैमेज मैकेनिज्म क्या होता है ये पहले जान लीजिए। राइट, और ये ध्यान में रखिए, 571 एपीआई 571 में ये सभी चीज़ दिया हुआ है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो
damage mechanism refers to various mechanical or chemical process that cause damage to equipment or material degradation, right? So ये अलग अलग नाम है, मतलब कई सारी चीजों की वजह से आपका इक्विपमेंट है या फिर स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, ये डैमेज हो सकता है, राइट? इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कोरोजन है या फिर थर्मल शॉक है या फिर H2S कोरोजन है, राइट? ऐसा अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो इसको डैमेज मैकेनिज्म बोला जाता है। दिस मैकेनिज्म कैन इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम कोरोजन एंड क्रैकिंग टू हीट डैमेज एंड मोर, राइट? सो इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है, राइट? आपने जनरली क्रैकिंग नाम सुना होगा, कोरोजन नाम सुना होगा, इसके अलावा हीट डैमेज है, राइट? और कुछ आपका फ्लूइड है, जो पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसकी वजह से भी कुछ इसमें ब्लिस्टरिंग है, राइट? ऐसा काफी सारा चीजें हो सकता है, राइट? इन सब ये सभी चीजें डैमेज मैकेनिज्म में इंक्लूडेड होती है। A detailed damage mechanism review is essential for developing effective inspection strategy. So जो इंटीग्रिटी इंजीनियर होता है, एसेट इंटीग्रिटी इंजीनियर, उनका काम ही यही होता है, राइट? जिनके पास ऑलरेडी काफी सारे एपीआई सर्टिफिकेशन भी होते हैं और वो जो काम करते हैं उनका काम यही होता है, उसको इंस्पेक्शन का भी उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनको इंस्पेक्शन स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि ये जो इक्विपमेंट है या ये वेसल है, ये पाइपलाइन है, इनको कैसे इंस्पेक्शन किया जाए, इसमें कौन सा एनडीटी टेक्निक यूज किया जाए और कितने इंटरवल पे इसका इंस्पेक्शन करना है, ये सभी चीजें जो है ये आप उनको ध्यान में रखनी होती है, उसका बेसिस पे उसको इंस्पेक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है। सो यहाँ पे ये डैमेज कैसा होता है, मतलब आपका कोई सर्विस है या पाइपलाइन है या प्रेशर वेसल, उसमें कैसे डैमेज होता है, राइट? तो वो उसको पहले पता होना चाहिए। ओके, सो इसी 571 में आप देखोगे तो सभी चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। By understanding the mechanism and their morphology, inspection strategies can choose inspection method that have the highest likelihood of detecting, characterizing and measuring potential damage. तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये डैमेज ये इक्विपमेंट में हो सकता है, राइट? सो उसके बेसिस पे आप इंस्पेक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके पाइपलाइन में क्रैकिंग होने का चांस है, राइट? या वेल्ड जो है उसमें क्रैकिंग होने का चांस है, तो आप उसका पीआईयूटी कर सकते हैं। या फिर कोरोजन अंडर इंसुलेशन है, तो उस केस में आप पल्स एडी करंट चूज कर सकते हैं, राइट? पल्स एडी करंट है या गामा रेडियोग्राफी, सो ये सभी चीज आप ये कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे काफी सारे इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप इन सर्विस में जाओगे तो नॉर्मल जो आरटीयूटी पीटीएमटी करते हैं ना, उसके अलावा काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, राइट? वो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे अकोस्टिक इमिशन है या फोनॉन टेक्नोलॉजी है, राइट? टैंक इंस्पेक्शन में यूज होती है ये सब। तो ये सब का यूज करके इंस्पेक्शन किया जाता है। Additionally, inspection interval can be set based on industry standard and code such as API 510, 570, 653. इसके अलावा API का recommended practice है 579 for fitness for service इसको बोला जाता है, 580 and 581 for risk based inspection, राइट? सो ये सभी स्टैंडर्ड जो है यूज किए जाते हैं, ओके? और इसका यूज करके फाइनली इंस्पेक्शन किया जाता है। जैसा आपका सर्विस है और जैसा आपका पाइप है या स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना रहेगा। जैसे मैंने बोला कि 510 है प्रेशर वेसल के लिए है, 653 है या टैंक इंस्पेक्शन के लिए है, राइट? इस तरह से। अभी यहाँ पे डैमेज मैकेनिज्म कॉमन जो है, कॉमन डैमेज मैकेनिज्म इन द रिफाइनिंग एंड केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट? सो कॉमन आप देखोगे तो पहला इसमें है कोरोजन अंडर इंसुलेशन, CUI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसके थोड़े नाम है वो थोड़े याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये भी पूछे जाते हैं, राइट? कि किस तरह से CUI जो है क्या है और कहाँ पे होता है, इसको कैसे मोस्टली आप है ना एडवांस एनडीटी के इंटरव्यू में जाते हैं ना, जैसे एडी करंट है या आरएफटी का जॉब है, अकोस्टिक इमिशन है, पीएयूटी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? आप एक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब आपको ऑलरेडी 5-7 साल का एक्सपीरियंस है पीएयूटी में, तो उस केस में आपको जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उस केस में ये पूछ सकते हैं। सो CUI occurs when moisture accumulates on the surface of insulated equipment,
राइट। इंसुलेटेड इक्विपमेंट या पाइप है तो उसमें जो इंसुलेशन है उसके नीचे आपका कोरोजन रहेगा, इसको CUI बोलते हैं, राइट। नॉर्मल पाइप इस तरह से रहेगा, बट इसमें मान लीजिए कि कोई मॉइस्चर वगैरह है, यहाँ पे मॉइस्चर है, राइट, इधर, तो ये मॉइस्चर है कोई जगह है, या फिर ये इंसुलेशन जहाँ पे ज्वाइन हुआ है, राइट, उधर से वो अंदर उतरेगा और यहाँ कोरोजन करेगा पाइप में, तो इसको कोरोजन अंडर इंसुलेशन बोलते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए काफी सारी एनडीटी टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक है आपका पल्स एडीकरण जिसको बोलते हैं, राइट, वो आप कर सकते हैं, जो इसमें जो भी कोरोजन है वो आपको मिल जाएगा, राइट। पल्स एडीकरण करके टेक्निक है। ओके, सो ये है, इस तरह से आपको कोरोजन देखने को मिलेगा, ये इंसुलेशन है और उसके नीचे कोरोजन है। ओके, इसके अलावा दूसरा है सल्फाइडेशन कोरोजन, राइट। सो ये कैसे होता है, सल्फाइडेशन या सल्फिडेशन happens at a temperature above 500 degree Fahrenheit, means 260 degree centigrade, due to sulfur compound in crude oil. तो क्रूड ऑयल में जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं उसके कारण कोरोजन होता है, राइट। तो पाइपलाइन के अंदर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन का जो लाइन होता है उसमें आप देखोगे तो अंदर की साइड इस तरह से कोरोजन देखने को मिलेगा, ये, राइट, जनरल टाइप का कोरोजन है, बट ये सल्फेडेशन सल्फर के कारण आया हुआ है, 260 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो ये जो इमेज है ये देख सकते हैं, ये ROV का इमेज है, राइट। ये भी एडवांस एनडीटी टेक्निक है, इन सर्विस में यूज होती है, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ऐसा इसको बोला जाता है, राइट। सो इसका भी कोई एक अलग वीडियो में बनाऊंगा अगर टाइम मिला तो, राइट। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इसमें एक व्हीकल जैसा या रोबोट जिसको बोलते हैं, जो पाइप में अंदर उतारा जाता है, कैमरा ऑपरेटेड, और इसका इंस्पेक्शन किया जाता है पाइप का इंटरनल। ओके, उसके बाद है हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन अटैक, HTHA, राइट, ये भी नाम आपने सुना होगा। सो अफेक्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोज टू हाइड्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो मिनिमम 204 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस टाइम पे, ये हाइड्रोजन अटैक के कारण इसमें ये डैमेज मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है, राइट। सो ये टेम्परेचर दिया हुआ है 204 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो इसमें देखिए इस तरह से क्रैकिंग आ सकता है, इसको HTHA क्रैकिंग ऐसा भी बोलते हैं, राइट। सो इस तरह से आप जनरली है ना रेप्लिका करते हैं ना, रेप्लिका भी एक एडवांस एनडीटी का ही ये टेक्निक है, बट कई बार ये खाली मटेरियल का वो इंटीग्रिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है रेप्लिका, राइट। सो इस तरह से कोई क्रैक है तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखा जाता है, सिंपल, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोन में है, ये जो व्यू है ये माइक्रोन में है, तो उस केस में आपको क्रैकिंग है तो दिखाई देगा, राइट। तो ये आपका जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसमें ये क्रैकिंग होता है और काफी माइनर होता है, तो इसके कारण आपको इसका रेप्लिका जब हम लेते हैं उसके बाद आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह का क्रैकिंग वाला स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें HTHA क्रैकिंग इस तरह से इसको बोला जाता है। उसके बाद H2S डैमेज है, वेट H2S डैमेज, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं। So when atomic hydrogen from wet H2S corrosion reaction penetrate and weaken the steel, right? So H2S जो है वो वेट कंडीशन में है, राइट, उस केस में ये कोरोजन आ सकता है। एक्चुअली आप देखोगे तो H2S कोरोजन, H2S डैमेज जो है ना, इसमें काफी सारे टाइप है, उसके कारण बहुत सारी चीज हो सकती है, क्रैकिंग हो सकता है, ब्लिस्टरिंग हो सकता है, राइट। तो ये स्टील का इंटीग्रिटी है उसको वीकन मतलब कि उसको कमजोर करता है, राइट। तो ये हाइड्रोजन है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा इसको बोलता है, राइट। ये देख सकते हैं इसको ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, राइट, ऐसे ब्लिस्टर हो गया है देखिए मटेरियल, राइट। ये हाइड्रोजन ब्लिस्टरिंग था। अभी ये इसके कारण HIC क्रैक भी मिलता है हाइड्रोजन के कारण ही, राइट। सो HIC क्रैकिंग बोलता है इसको, ये क्रैक है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक HOHIC, राइट, SOHIC, इस तरह से क्रैकिंग होता है, इसको स्ट्रेस ओरिएंटेड हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग ऐसा पूरा नाम है इसका।
तो इस तरह से क्रैक मिलता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये वेट फ्लोरोसेंट एमपीटी है, WFMT ऐसा ही सो बोलता है, या WFMPT, राइट। सो वेट फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का ये इंडिकेशन है, राइट। इस तरह से क्रैक देखने को मिलता है। उसके बाद CO2 कोरोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कोरोजन। So degradation caused by dissolving CO2 in condensate forming carbonic acid which corrodes steel, right? So dissolve CO2 होता है, right? और ये कंडेंसेट के रूप में होता है, राइट। सो ये क्या करेगा कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, राइट। ये थोड़े टेक्निकल टर्म है और ऑपरेशन जो प्लांट का करते हैं, राइट, उसके रिगार्डिंग टर्म है। बट फाइनली अपने को खाली इतना याद रखना है कि इसमें स्टील का कोरोजन होता है, राइट। स्टील को ये कोरोड करता है, तो ये CO2 कोरोजन इसको बोला जाता है, डिजोल्व CO2 के कारण ये आता है। ओके, इस तरह का ये। और विजुअल टेस्टिंग आप करोगे आईडी का इस तरह से, या बोरोस्कोपी जब आप करते हैं, राइट, बोरोस्कोपी भी एनडीटी का, एडवांस एनडीटी का टेक्निक है, राइट। तो बोरोस्कोपी करोगे तो पाइप के इनसाइड में इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ये CO2 कोरोजन है। बाद में हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, ये भी एक कोरोजन है, जो इसमें एक्चुअली क्रैकिंग होता है व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन परमिट्स certain higher strength steel making them brittle, right। so ब्रिटल हो जाएगा। सो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या करेगा कि मटेरियल को ब्रिटल बनाएगा, मतलब कि उसमें क्रैक होने लगेगा। ओके, आप माइक्रो स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का क्रैक देखने को आपको मिलता है। ओके, ये भी देखिए माइक्रोन में लिखा है, राइट। उसके बाद ब्रिटल फ्रैक्चर है एक, तो sudden rapid fracture under stress with little or no ductility or plastic deformation before the fracture। so जब भी फ्रैक्चर होता है उस केस में रैपिड फ्रैक्चर होगा, मतलब सडनली, जल्दी ही, तुरंत, राइट, तुरंत ही मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रिटल फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ना तुरंत ही यहाँ से कट हो गया है, ये एक ही पीस था उसमें से फ्रैक्चर हुआ है, तो फटक से यहाँ से कट हो गया इधर और इधर से। जबकि डक्टाइल फ्रैक्चर है वो कैसे होता है कि मटेरियल धीरे 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 फ्रैक्चर होता है, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जॉइन है। ओके, तो सिंपली आप ब्रिटल और डक्टाइल के बीच में अगर डिफरेंस जानते हैं तो ब्रिटल फ्रैक्चर मतलब कि सडनली मटेरियल है वो क्रैक हो जाता है या मटेरियल टूट जाता है, उसको ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। जैसे आप ग्लास और प्लास्टिक का एग्जांपल लो, सिंपल, या रबर बैंड ले सकते हैं, ग्लास और रबर बैंड का एग्जांपल लो। तो ग्लास में कैसा होता है कि वो एकदम ब्रिटल मटेरियल है, तुरंत ही टूट जाएगा, उसके ऊपर कोई सडन लोड आएगा मतलब तुरंत ही वो टूट जाता है, या मिरर है। ओके, बट रबर बैंड का एग्जांपल लो, या इरेजर आपके पास है उसका एग्जांपल लो, तो वो तुरंत नहीं टूटेगा। आप धीरे 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 आप लोड देते हैं, खींचते हैं या बैंड करते हैं, तो धीरे 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 बाद में वो टूटेगा, राइट। तो ये डक्टाइल होते हैं। तो मटेरियल के केस में भी सेम है, ब्रिटल फ्रैक्चर है उस केस में यहाँ पे मटेरियल ये सडनली ब्रेक होता है। ओके, उसके बाद फॉस्फरिक एसिड कोरोजन है, राइट। सो ये नाम में ही है, जैसे फॉस्फरिक एसिड जिसमें जो सर्विस में है उस केस में ये आ सकता है। associated with polymerization unit using phosphoric acid as catalyst, right। so पॉलीमर यूनिट है, पॉलीमराइजेशन, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाती है, लो डेंसिटी पॉलीमर बनाती है, वैसी फैक्ट्रीज है, उसमें ये फॉस्फरिक एसिड यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। while dry phosphoric acid isn't corrosive to carbon steel। अगर फॉस्फरिक एसिड ड्राई है, राइट, सो वो कोरोजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, मतलब वो कोरोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा कार्बन स्टील में। वेट फॉस्फरिक एसिड कैन कोरोड कार्बन एट रैपिड रेट्स, राइट। सो कार्बन स्टील है उसको रैपिड रेट में कोरोजन करेगा कौन, अगर वेट है, फॉस्फरिक एसिड वेट फॉर्म में है, स्पेशली इन डेड जोन एंड क्रिवाइसिस वेयर वेट एसिड कैन अक्यूमुलेट। सो जहाँ पे कोई क्रिवाइसिस है मटेरियल में, राइट, सो उस केस में, या वेल्डिंग है,
राइट। सो वेल्डिंग के केस में भी जहाँ पे क्रिवाइसिस है, आईडी में पाइपलाइन में आपने वेल्डिंग किया है तो आईडी में कोई क्रिवाइसिस है तो वहां पे ये अकुमुलेट करेगा, राइट, और वहां पे ये फॉस्फरिक एसिड कोरोजन मिलेगा। In environments where water is present, upgrading to material like 304, 316L or alloy 20 may be necessary to prevent this type of corrosion depending on the temperature. So यहाँ पे कार्बन स्टील की जगह आप 304L, 316L स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है वो यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये टाइप का कोरोजन आपको ना मिले। ओके, तो ये फॉस्फरिक एसिड कोरोजन से बचने के लिए आप ये मटेरियल सब यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये डिपेंड है, फाइनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। इस तरह का कोरोजन इनसाइड आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो सेम अगेन इस केस में आप बोरोस्कोपी कर सकते हैं, तो इनसाइड ऐसा कोरोजन है तो आपको देखने को मिलेगा। अगर कोरोजन की बात करें तो जनरली विजुअल टेस्टिंग सबसे बढ़िया मेथड होती है, जिसमें बोरोस्कोपी वगैरह आप करते हैं तो उसमें सबसे एक्सेसिबल होता है कि कोई भी अंदर की साइड कोरोजन है तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। ओके, दिस डैमेज मैकेनिज्म आर एक्सटेंसिवली डिटेल इन एपीआई आरपी 571, राइट। सो 571 आप देखोगे तो उस केस में ये सभी डैमेज मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। टोटल 67 डैमेज मैकेनिज्म है इसमें, राइट। मैं आगे आपको बताता हूँ। Affecting fixed equipment in refining industry. This document provide in-depth examination of over 60 different damage mechanism, मतलब total 67 है, that can affect process equipment in refineries, right? So refineries है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, केमिकल प्लांट है, उसमें ये अलग अलग डैमेज मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है ये सभी चीज इसमें आपको मिल जाएगी 571 में। It includes description of each damage mechanism, susceptible material, critical factor, inspection method, selection guideline and control measure, right? So सभी डैमेज मैकेनिज्म के लिए 571 में आप देखोगे ना, सो कौन से मटेरियल में वो डैमेज मैकेनिज्म मिलेगा और इसके अलावा कौन सा इंस्पेक्शन मेथड उसके लिए यूज करना है, राइट। कंट्रोल मेजर मतलब ये डैमेज ना हो उसके लिए क्या करना है, राइट। जैसे कोरोजन है तो कोरोजन से बचने के लिए कोरोजन इनहिबिटर यूज किए जाते हैं, राइट, कोरोजन इनहिबिटर्स। तो ये जो आपका मटेरियल है मतलब फ्लूइड है, राइट, उसके साथ ही ये कोरोजन इनहिबिटर्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या है कि पाइपलाइन जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए, कोरोजन ना बढ़े, राइट। सो इस तरह का काफी सारा चीजें हैं, कंट्रोल मेजर ये 571 में दिया हुआ है। क्रैक है तो क्रैक ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, सो अभी है ना मैं टोटल 67 डैमेज मैकेनिज्म है, राइट। तो सबका मैंने यहाँ पे खाली नाम लिखा है, राइट। इसमें डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, राइट। पूरा मतलब ये एक सब्जेक्ट है। ओके, आप देखोगे तो काफी सारी चीजें, जैसे एक एम्ब्रिटलमेंट है तो ये कैसे होता है, कौन से मटेरियल में होता है, इसके फैक्टर क्या है, इसमें क्या कंट्रोल मेजर लेने चाहिए, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, राइट। बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आपको पता चले कि एक्चुअल आप इन सर्विस में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में काम करते हो तो उस केस में वहाँ पे एक्चुअल जो इंटीग्रिटी इंजीनियर है वो लोग क्या काम करते हैं, राइट। तो ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये 571 फॉलो करते हैं और इस तरह से वो लोग इंस्पेक्शन प्लान करते हैं, राइट। तो ये देखिए अलग अलग नाम है, खाली आप वीडियो पॉज करके नाम देख सकते हैं। ओके, इसके बाद भी देखिए ये, ओके, ये काफी सारे नाम है, ये सभी डैमेज मैकेनिज्म के नाम है, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खाली आप बाद में आप गूगल में भी सर्च करोगे तो इसका सभी का डिटेल आपको मिल जाएगा, राइट। और इसके फिगर्स फोटो वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे है, राइट। सो ये सभी चीजें हैं, आपको डायरेक्टली इसका फिगर देखोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी, ये कैसे दिखता है और कहाँ पे होता है, राइट। और इसके लिए इंस्पेक्शन भी क्या करने हैं, राइट। काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, ये मैंने बोला जैसे वेट वेट H2S डैमेज है, राइट। तो सभी सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी।
टोटल 67 डैमेज मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करता है। 571 जो है इसमें डिटेल आपको इसका मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये डैमेज मैकेनिज्म वाला थोड़ा अलग टॉपिक है, मैंने ये हमारी चैनल पे ऐड किया है, राइट, ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।